वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम फेब्रुअरी महीने के जो भी इम्पोर्टेंट तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स बनेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पहले 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो भी तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स बनेंगे उनको हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हैं हमारे दिए गए नंबर्स। इन नंबर्स पे कॉल करके आप सारी जानकारी भी ले सकते हो, पीडीएफ आपको जो भी चाहिए वो भी आप ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी आज की क्लासेस के ऊपर, जिसमें सबसे पहला हम लोगों का जो आर्टिकल रहेगा वो है इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहला दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की एनिवर्सरी के ऊपर। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की एनिवर्सरी रिसेंटली ही यहाँ पे 19 फरवरी को मनाई गई है, तो हमारे लिए एक तो डेट इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट? ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में, जहां पर भी आप अपने नोट्स लिख रहे हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की हेडिंग बना लीजिए। 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? 1630 में शिवनेरी फोर्ट। ये वही शिवनेरी फोर्ट है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो कि मराठा एम्पायर का हिस्सा कही जाती है और ये आज के टाइम पे मराठा लैंडस्केप में काउंट की जाती है। और ये मराठा लैंडस्केप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये यूनेस्को के अंडर नॉमिनेशन के लिए दिया गया। ठीक है, नॉमिनेशन के लिए दिया गया है, तो इसलिए न्यूज में आ गया था। ठीक है भाई, रायगढ़ फोर्ट पे इन्होंने अपने आप को छत्रपति का टाइटल, मतलब अपने आप को क्या, इनको छत्रपति का टाइटल एक तरीके से दिया गया। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी, इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा एम्पायर रन किया है, मराठा एम्पायर, 1674 से 80 तक रहे हैं। ठीक है, शिवनेरी फोर्ट में जन्म हुआ, रायगढ़ फोर्ट में डेथ हुई। ये भी एक याद रखना। ठीक है, ये भी मतलब इस तरह की चीजें भी पूछी जाती हैं। तो छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। मराठा एम्पायर, इन्होंने ही मराठा का जो पूरा साम्राज्य है वो इन्होंने ही यहाँ पर स्टार्ट करा था। और अगर मैं इनकी स्टार्टिंग की कुछ लाइफ के बारे में बात करूं, पहले की इनकी जो इनकी जिंदगी रही है पहले के टाइम पे, वो ये था कि भाई इनको मिलिट्री का बहुत जबरदस्त एक तरीके से शौक था। ठीक है, इन्होंने धीरे धीरे करते करते बहुत सी बैटल्स लड़ी। जैसे कि मैं आपको कुछ इनकी फेमस बैटल्स के बारे में बताऊं, तो वो है बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ पावनखिंड, बैटल ऑफ पुरंदर, बैटल ऑफ संगमरमर, संगमेर भी बोला जाता है उसको। इन्होंने मुगल्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट किया था, फिर इनको अरेस्ट भी किया गया था। ठीक है, जब वो मुगल एम्परर औरंगजेब से मिलने जाते भी है, तब इनको अरेस्ट भी कर दिया जाता है और उनको बंदी बना के रखा जाता है। ठीक है, इनको टाइटल मिला था छत्रपति, शाखाकृत, क्षत्रिय कुलवंत, हैं देव, धर्मोधारक, इस तरीके से इनको टाइटल भी दिए थे। सबसे बड़ा स्टाइल इनका माना जाता है, इनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, प्रशासन के लिए खूब जाने जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक प्रशासन के रूप में इन्होंने 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया था। मिनिस्टर्स का मतलब है 8 मंत्री, जिससे क्या कहते थे, ये अष्ट प्रधान, जिसमें मुखिया कौन हुआ करते थे? पेशवा। ठीक है, ये मुख्य प्रधान हुआ करते थे, मतलब कि शिवाजी के एडवाइजरी काउंसिल में सबसे बड़े होने वाले। ठीक है, इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को रिप्लेस करके रियोटवारी सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया था। और जो भी रेवेन्यू आता था उसको वसूलने के लिए इन्होंने कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स रखे थे, जिनको कहते हैं देशमुख, देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णी। ये कास्ट आपने बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों में सुनी होगी, देशमुख, देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णी। तो ये वहीं से ही जो है कास्ट आगे चलती आ रही है। ठीक है, इनकी आर्मी भी बहुत तरीके से पूरी बनी हुई थी। इनकी आर्मी में हॉर्स राइडर्स, नेवी का
फुट के सोल्जर्स, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड थे। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? शिवाजी महाराज के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है मासी मगम फेस्टिवल। आप हो सकता है ये नाम पहली बार सुन रही हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके बारे में आप लोगों को समझा देती हूँ। मासी मगम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किए जाने वाला काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। ये फरवरी में स्टार्ट किया जाता है और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये काफी मतलब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होता है। कौन सी कम्युनिटी बनाती है इसको? उपालिया नायकर कम्युनिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है उपालिया नायकर कम्युनिटी कहाँ की है, तो तमिलनाडु। मासी फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तमिलनाडु। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखने की, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। टाइगर रिजर्व का नाम भी पूछा जा सकता है, फेस्टिवल का नाम, और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये भी। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों को बॉर्डर करता हुआ आपको नजर में आएगा। ठीक है, पर अभी फिलहाल आपको यही याद करना है। टेम्पल है वहां पर, बौमा देवियार टेम्पल, वहां पे इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ये तमिल फेस्टिवल है, फरवरी से मार्च तक चलता है और तमिलनाडु में ही अपने पूर्वजों को याद करते हुए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो आप याद क्या रखेंगे भाई इसमें? फेस्टिवल का नाम, कम्युनिटी का नाम, टाइगर रिजर्व का नाम। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आप देख सकते हो इधर, तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में ही पड़ता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एरिया है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का मिलन होता है, संगम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रीजन है, इसको याद रखिएगा। और इसमें पूछा जा सकता है ये सारे फैक्ट जितने मैंने आपको बताया। अगर मैं भारत में टाइगर रिजर्व्स की बात करूं तो कितने हैं भारत में टोटल टाइगर रिजर्व? वो है 54। ठीक है, अगर मैं 2023 तक का डेटा देखूं तो हमारे पास 54 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि रिसेंटली अब मध्य प्रदेश में बनाया था, दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये बिल्कुल रिसेंट बनाया गया मध्य प्रदेश में। आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि भारत में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है? जो टाइगर अभयारण्य है वो मैक्सिमम कौन सी स्टेट में है? टोटल तो 54 है, पर असल में मैक्सिमम किसके पास है, वो इंफॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म करके मुझे बताना है। समझ गया भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अगला बढ़ते हैं। ऐसे ही ये मासी आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको वैसे बता दिया है, आप पढ़ सकते हो। मार्च और उसमें मनाया जाता है और तमिलनाडु में अपने डीटीज को, अपने पुराने देवी देवताओं को याद करके मनाया जाता है। और ये एक ऐसा बोला जाता है कि भाई दिव्य आत्माएं, पैतृक आत्माएं जो है वो धरती पर आती हैं और अपने पाप को धोने के लिए आप पवित्र जल में डुबकी लगाते हो, वो इतना स्नान करना। ये एक जो इस तरीके की जो सोच होती है और ऐसे तरीके से इसको पूरे को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया एक फेस्टिवल है उनका, तो इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दिमाग में रखनी है, ये छोटी मोटी चीजें भी पूछी जाती है। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद वो है काजी नेमू। ये तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में काजी नेमू को स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है। कहाँ का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो काजी नेमू जो है ये आसाम का एक नींबू है, लेमन है ये। नाम से आपको अजीब लगेगा कि पता सुना नहीं होगा, पर ये है। ठीक है, ये काजी नेमू आसाम का अभी डिक्लेयर कर दिया है क्या, स्टेट फ्रूट। ठीक है ना, तो ये है हमारे लिए मेन इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी लेमन की वेराइटीज है उसमें से एक है जिसे काजी नेमू, सिट्रस लेमन के रूप में जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा और ऑलरेडी इसको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग पता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। भौगोलिक संकेतक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय यहाँ पर प्रोवाइड करता है। 10 सालों के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। काजी नेमू 2019 में हो चुका है। असम में बहुत सारे फ्रूट्स की वैरायटी वाली जो लेमन्स की वैरायटी है वो काफी सारी देखने को मिलेगी, पर उसमें से एक जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कहा जाता है वो है काजी नींबू। तो क्वेश्चन आता है काजी नींबू कहाँ का है, तो इसको याद रखना है, ये स्पेशली आपको नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेगा। वहीं पर ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, विटामिन सी का सोर्स ज्यादा है और डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, अब ये मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन और याद आ गई, थोड़े टाइम पहले किया था, अभी की नहीं है, टॉपिक से जुड़ा हुआ तो मुझे याद सा आ गया, वो भी बता देती हूँ आपको।
कि भाई गुजरात की सरकार ने भी स्टेट एक फिश अपनाई थी कुछ टाइम पहले। जैसे ये स्टेट फ्रूट अपनाया गया, वैसे ही गुजरात की सरकार ने एक स्टेट फिश अपनाई है। उस स्टेट फिश का नाम है घोल फिश। घोल फिश, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। ये एक फिश है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में गोल्डन ब्राउन कलर के रूप में ये देखने को मिलती है। सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही जो वहाँ का है वहां पे देखने को मिलती है, जो कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए दवाइयां बनाने में भी काफी इस्तेमाल की जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मुझे एकदम से याद आ गई, तो मैंने आपको रिवाइज करा दी। वैसे अपने मैंने ये पुरानी करंट अफेयर्स में, इसको वीकली करंट अफेयर्स में जो है वो कवर अप किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने हमेशा मेरी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो सुनते हो तो आपको ये आता होगा। चलिए अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। वो है अगला आर्टिकल, नशा मुक्त भारत अभियान अभी लॉन्च किया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वहां पे किया गया है। मतलब थोड़ा सा वहां पर, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ वहीं पर है, लेकिन हाँ वहां पे थोड़ा सा ज्यादा ड्रग्स की और ये ड्रग्स की डिमांड कुछ ज्यादा है। तो उसको रोकने के लिए हमारा एक मंत्रालय है जिसका नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसने यहाँ पर ये चीज स्टार्ट करी है, जिसमें दिल्ली की सरकार यहाँ पर ड्रग की डिमांड, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा मदद करने वाली है। और इस तरीके से हेल्प होगी ताकि ये जितनी भी चीजें हैं इस अभियान में, ये सब जो होता है ना ड्रग्स वगैरह को, इन सबको स्टॉप किया जा सके। ठीक है, द्रव्य सेवन, मादक द्रव्य का सेवन है उनको खत्म करने के लिए भारत एक, मतलब एक तरीके से शानदार ये चीज काम कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये स्टेप लिया गया है, ताकि जितनी भी चीजें गलत होती हैं उसको सबसे पहले तो रोक लिया जाए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो आसपास जहां जहाँ पे बिकती हैं ये चीजें उसको रोका जाए, लोगों को भी समझाया जाए कि भाई क्या इसमें नुकसान होता है इसको लेने का। तो इस तरीके से चीजें समझाई जाएगी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा किसने किया है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के लिए आप पूछेंगे मैम इसमें क्या पढ़ के जाए, तो एग्जाम के लिए ये फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा कि भाई कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है ये। बाकी तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि क्या किया होगा, नशा मुक्त है तो क्या क्या अभियान में चला होगा वो तो आप समझते हो। लेकिन एग्जाम में सवाल जो है वो पूछता है कि कहाँ किसने किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, तो आपके लिए ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर हुआ भाई सब लोगों को यहाँ तक? चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। वो है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो रीजन है एक, वहां पर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट डिवीजन है, उसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया है। जैव विविधता की विरासत में गुप्तेश्वर वन को शामिल कर लिया गया है। ठीक है भाई, तो वहां पर ये जैव विविधता के नाम पर चौथा ऐसा विरासत स्थल के रूप में बन गया है। तो हमारे लिए एक जगह इंपॉर्टेंट हो गई, विच इज नोन एज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। अब ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे है ये आपको सीधा याद रखना है, ओडिशा में इसकी लोकेशन है। ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ओडिशा आपको किन किन चीजों के लिए याद रखना है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। ये लोकल कम्युनिटीज वहाँ पे पूरे को प्रिजर्व करके रखती हैं। और ये फॉरेस्ट जो है एक मंदिर है हमारा शिव जी का, भगवान शिव का एक मंदिर है। वहीं पर के पास ही एक गुप्तेश्वर पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, और वहीं पर ही गुप्तेश्वर केव्स भी हैं, केव्स मतलब गुफाएं हैं। ठीक है, जो कि किसको डेडिकेटेड है, हमारे भगवान शिव को यहाँ पर डेडिकेटेड है, ये उन्हीं के नाम पे यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो वो ये चीज है यहाँ पर। वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, नाम याद करने पड़ेंगे आपको सारे ट्राइबल कम्युनिटीज के। वो है डोंगरिया और पराजास। ये दो ट्राइबल कम्युनिटी पूछता है कहाँ की है, तो ये है ओडिशा की। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ की, इससे कौन सी नदी बहती है, इसके पास में कौन सी नदी बहती है। तो भाई नदी का नाम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है वामसा धारा। वामसा धारा नदी। क्लियर हुआ यहाँ तक? यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, इन्हीं में से ही आपके सारे सवाल बनेंगे। बाकी तो आप पढ़ के जाओ जो बस है, लेकिन ये आपको पढ़ना है। अब ये मैं आपको बताऊं भाई कि आप पूछेंगे कि ये क्या चीज है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि जैव विविधता विरासत, ये क्या चीज होती है। तो देखिए भाई, जैव विविधता एक ऐसे एरिया होते हैं जो कि जहां पर आपको वाइल्ड स्पीशीज, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत पारित की जाती है। और इंडिया में सबसे पहली साइट कौन सी थी जो कि जैव विविधता के रूप में भारत सरकार ने अपनाई थी इस एक्ट के तहत? पहली साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, नेल्लूर टैमरिंड
ग्रोव्स कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में ये थी। और ऐसे करते करते अब तो बढ़ गई हैं। उड़ीसा में एक साइट है, गुप्तेश्वर तो है ही है ना, अब तो काफी सारी हो गई है। जैसे कि उड़ीसा में, उड़ीसा की बता दूं मैं आपको, एक तो है महेंद्रगिरी हिल्स, दूसरा है मांडासुरु, ये भी उड़ीसा की ही है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं स्पेशली यूपी की बात करूं तो यूपी की साइट में आती है घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये यूपी का है, जो कि वर्ल्ड इसमें बायोडाइवर्सिटी साइट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नाम वगैरह इनसे भी पूछे जाते हैं, कौन सी साइट को किस में इंक्लूड किया गया, तो नाम वाम आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई। फरवरी 2024 में केवल एक जुड़ी, बाकी जितनी भी जुड़ी थी वो 2023 में जुड़ी थी। तो वो अभी की करंट अफेयर में अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तब भी चलेगा, पर ये वाली तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो में उड़ीसा की सारी चीजें कवर अप करूं। उड़ीसा जो है, वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है न्यूज में जो रहते हैं, वहां की रिवर्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, वहां पर नेशनल पार्क, वहां के मिनरल खनिज के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो होता है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो सीधा एग्जाम में प्रीलिम्स में सीधा यूपीपीसीएस बीपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट बनते हैं। यहाँ पे इसकी लोकेशन बताओ, इसकी लोकेशन। तो अगर आप चाहते हैं वीडियो में कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताओ, अगर मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर, तो अलग से मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो डेडिकेटली बनाऊंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा को कवर करेगा, जिसमें उड़ीसा के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर उड़ीसा की इंपॉर्टेंट है। मतलब वो है कि आप उड़ीसा के ये और टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आपको इतना इनफ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा उससे। तो अगर आप चाहते हैं इस चीज को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो वो चीज भी आपके लिए लेके आई जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बाद आगे। ये आप पढ़ सकते हो, वहां पे शिव जी का मंदिर है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रीड करो। वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में मैंने बताया मंदसारी, महेंद्रगिरी, गंधमर्दन, ये सारी जो है ऑलरेडी वहां पे साइट है। चौथी गुप्तेश्वर वहां पे ऐड हो गई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी ये इंक्लूड जो है वो करवा दी गई है। ठीक है भाई, हो गया भाई यहाँ तक? ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको लिख लीजिएगा आपने। ठीक है भाई, अगला आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली खबर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी आबू धाबी यूएई में एक नया हिंदू मंदिर इनॉग्रेट किया गया है, जिसका नाम है बैप्स। बैप्स मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि इंडिया और यूएई के रिलेशंस को बेटर करने के लिए बन के तैयार हो गया है। ठीक है भाई, ये एक तरीके से स्वामी नारायण मंदिर के रूप में जाना जाता है। बोचासवानी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है, ये उस नाम से है। क्लियर हुआ? आबू धाबी में पहला हिंदू टेम्पल बनाया गया है। अगर मैं बैप्स की बात करूं कि ये BAPS क्या है, तो ये एक वेदों में माने जाने वाली एक संस्था है, जो कि भगवान स्वामी नारायण की टीचिंग्स के हिसाब से चलाई गई थी। और ये जो है इसमें बोला जाता है कि कोई अल्कोहल नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, कोई मीट नहीं। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर इसके फॉलोअर्स अगर जो भी बनना चाहते हैं उसको ये मानना होता है। सबसे ज्यादा फोकस इसमें किया जाता है विमेन की एजुकेशन पे, विमेन के स्कूल्स डेवलपमेंट, हॉस्टल, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। तो एक तरीके से ये भारत के अंदर एनजीओ के स्टेटस के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, एनजीओ है ये इंडिया में एक तरीके से, जो कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, हॉस्टल, हॉस्पिटल्स और ट्राइबल्स के लिए, लिटरेसी के लिए, ये सब काम करते हैं। ये है बैप्स। तो इस तरीके से एक मंदिर जो है वहां पर एस्टेब्लिश किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बन सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन। क्लियर हुआ भाई, कहाँ पे है, क्या चीज है, याद रखिएगा इसको। बैप्स की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, पहले ही स्टार्ट की जा चुकी है। ये एक सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू आस्था है, जिसकी जड़ें वेदों में ही जुड़ी हुई हैं, बहुत पुराना स्टार्ट किया जा चुका है। और बैप्स के आज के समय में अराउंड अराउंड 3,850 करीब 4,000 केंद्र है, और 1,100 मंदिर भी यहाँ पर इनका दावा है कि ये सब इनका
ऑलरेडी है। क्लियर हुआ? बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये तो छोटा सा आर्टिकल था, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो अक्षरधाम टेम्पल जो है वो भी बैप, जो दिल्ली और गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल है, दिल्ली का तो मैंने विजिट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, बोटिंग भी होती है वहां पर स्पेशली, और काफी अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। उसमें बहुत अलग अलग कल्चर चीजों को दिखाया, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बोटिंग होती है तो इसलिए अच्छा बोल रही हूँ मैं, नहीं। वहां पे बहुत ही सुंदर कल्चर को भारत के दिखाया गया। हमारी वहां पे रामायण और महाभारत के बहुत सारे प्रसंग वहां पे दिखाए गए, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, तो काफी अच्छा एक व्यू आता है। आप कभी वहां विजिट करो तो अक्षरधाम जरूर जाना। आपको 100% मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो जगह ही इतनी प्यारी है, मतलब आप जाओगे ना आपको उस जगह से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कभी दिल्ली जाना हो तो जरूर देखना, या कभी गुजरात जाना हो तब देखना, क्योंकि गुजरात में ही बना हुआ है, पर मैंने गुजरात का देखा नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अक्षरधाम के पीछे जो है वो रॉबिन्स विले, न्यू जर्सी। अक्षरधाम जो रॉबिन विले न्यू जर्सी में बना हुआ है, वहां पर भी ये मतलब इन्होंने ही यहाँ पे बनवाया था, बैप्स ने ही। तो हिंदू टेम्पल जो आउटसाइड इंडिया सबसे बड़ा है वो यही है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो अभी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनॉग्रेशन हुआ है, तो देखो एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे टॉपिक्स तो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, कहाँ पे है क्या चीज है, तो ये चीजें न्यूज में है तो आपको पढ़ के जानी चाहिए। ऐसे ही भाई अगला आर्टिकल हम लोगों का है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है संगम डिजिटल ट्विन के नाम से। ये बिल्कुल ही अभी रिसेंटली स्टार्ट किया जाने वाला एक इनिशिएटिव है, संगम डिजिटल ट्विन। अब भाई ये क्या इनिशिएटिव है, थोड़ा सा फटाफट से समझ लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया किया जाएगा एआई की हेल्प से। ठीक है, संगम डिजिटल ट्विन्स ये नया ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बनाया जाएगा। इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा उसमें क्या होगा कि चीजों का प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि प्रैक्टिकल यहाँ पे क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजों को यहाँ पर चीजें जो है वो करके दिखाई जाएंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी बढ़िया है, मैं ये नहीं कहूंगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अपने भारत का यूपीआई बहुत ही बेस्ट तरीके से चलता है अपने भारत में। जो है फास्ट टैग कितना बढ़िया चलता है, हम लोग काफी इन चीजों में प्रोग्रेस करते हैं, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लेकिन इसको और कैसे सही कर सकते हैं, इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं, उसकी स्टेजेस तैयार की जाएगी और सिटीज में इसको लागू किया जाए। तो उसे हम कहते हैं संगम डिजिटल ट्विन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और फ्यूचर के डिजाइन को तैयार किया जाए। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? चलिए आज का लास्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं। ग्लोबल पल्सेस की कॉन्फ्रेंस अभी दिल्ली में हुई है। इंडिया के NAEFD और ग्लोबल की पल्सेस कॉन्फेडरेशन ने मिलकर के इसको किया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है भाई, नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसने इसको किया है। तो भाई हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है और ये किसने स्टार्ट किया। तो सीधा आपका मतलब बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी है, इसमें और कुछ नहीं है, सीधा सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी जाती है। दिल्ली में हुई है तो हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको पल्सेस के बारे में कुछ फैक्ट बता देती हूँ जो हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहला फैक्ट ये है पल्सेस का, पूरा पल्सेस का समझ लेते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो मैं क्लास में बताऊं इससे बाहर कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं सब कुछ ही बता दूंगी। पहला आपने पढ़ लिया, कहाँ पे हुई है, दिल्ली में। किसने करी, NAEFD ने की। इसमें इंडिया ने ये बोला है कि हम लोग पल्सेस दालों के मामले में आत्मनिर्भर 2027 तक होंगे। तो टारगेट पूछेगा तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, 2027 का टारगेट है। क्लियर हुआ? अगर मैं अभी पल्सेस की बात करूं, दालों की बात करूं, भाई रात को हर एक के घर में बनती है। इंडिया 25% पूरे वर्ल्ड की पल्सेस को अकेले प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, प्रोडक्शन में हम लोग टॉप करते हैं। वही कंज्यूम में भी हम लोग टॉप करते हैं। हम 25% तो बनाते हैं लेकिन कंज्यूम 27% करते हैं। इसकी वजह से हम लोग इसको क्या करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। इसलिए ध्यान से समझना, हम पल्सेस के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, कंज्यूम करने वाले भी हैं, उपभोग भी है और निर्यात भी करते हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इंपोर्ट तीनों चीजें करते हैं। आप समझ पा रहे हो कितना कुछ एक साथ होता है। पल्सेस आपको पता ही है, भारत में हर रोज यार मम्मी पकड़ा देती हैं रात को कि भाई दालें खाओ। दालों के बिना तो भाई मतलब ऐसा है ना, दालों के बिना तो जीवन ही अधूरा है।
याद है ना आपको, ऐसे घर में बोलते हैं सब लोग। मतलब मेरी मम्मी तो यही बोलती हैं कि भाई दाल जरूर खानी है, प्रोटीन होता है, और बिल्कुल सही बात है। मुझे तो अब काफी ज्यादा पसंद भी है, आई होप आप लोगों को भी होगा ही ये चीज। ठीक है भाई। तो ये है फैक्ट्स इंफॉर्मेशन। अब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पल्सेस कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? तो भाई सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है एमपी, फिर महाराष्ट्र, और फिर राजस्थान, फिर यूपी, और फिर कर्नाटका। समझे भाई? तुर, अरहर, उड़द, मसूर। मेरे को तो वैसे ज्यादातर डिफरेंस पता नहीं है इनका, मुझे मतलब पता है थोड़ा बहुत, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं पता कि भाई इनमें क्या क्या होता है। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो है ना भाई, हमें तो खाने है, बढ़िया खाने में मिल जाती है। तो एक्सपोर्ट भी हम लोग खूब करते हैं, हम निर्यात भी खूब करते हैं। मैं हिंदी में बताती जा रही हूँ साथ साथ। हम लोग जो है, सॉरी यहाँ पे आयात आएगा, सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने निर्यात लिख दिया। ये आयात होगा, ये निर्यात है, ठीक है। तो भाई हम लोग निर्यात भी करते हैं कहाँ पर? यूएई, यूएसए, बांग्लादेश अपने पड़ोसी को, नेपाल पड़ोसी को, और चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पता है वहां पे मतलब भाई जो पल्सेस होती हैं वो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सब कुछ करती है। और ऊपर से पल्सेस में सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है ना। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। उस बैक्टीरिया की हेल्प से अगर कभी भी बहुत जबरदस्त फसलें उगानी है, उस फसलों के बीच के टाइम पीरियड में हम पल्सेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कई बार पल्सेस ये हेल्प भी कर जाती हैं काफी ज्यादा इस तरीके से। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। तो ये थे हमारे यहाँ फैक्ट, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ बता दिया। बाकी देखो, एक मैं एक और फैक्ट आपको यहाँ पे करवा देती हूँ कि भाई ये जो NAFED है, ये 2 अक्टूबर को बनी थी 1958 में। ठीक है, जो कि पल्सेस, ऑयल, अनियंस, ऑयल सीड, इन सबको यहाँ पर देखती है, पूरा चेक करती है। तो NAFED भी एक ऐसी मार्केटिंग एजेंसी है भारत की, जो पूरा सब कुछ जहाँ पर मार्केटिंग का देखती है, हमारे एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो आप इसको आप लिख लीजिए, ये सब आप लिख लो। और जो भी आपको इस वीडियो का फीडबैक है, आपको पसंद आई वीडियो, कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, क्या है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग से यही मैं कहूंगी कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, ये वाली और एक प्लेसेस इन न्यूज करके भी वीडियो आती है, ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर जो है एक बार देखते रहिए, उसको भी आप लोगों ने साथ साथ पढ़ना है पूरी की पूरी। प्लेसेस इन न्यूज से आपका सारा करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वो भी एक बार आप सब लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करी जो है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने स्टार्ट किया, उनके बारे में फैक्ट्स पढ़े। फिर हम लोगों ने मसीमगम फेस्टिवल देखा जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सी कम्युनिटी मनाती है? उपालिया नाइकर कम्युनिटी मनाती है। कहाँ पर? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि नीलगिरी टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक पार्ट है। उसके बाद असम गवर्नमेंट ने काजी नेमू को स्टेट फ्रूट बताया है। मैंने आपको स्टेट फिश के बारे में भी बताया था, गोल्ड फिश। ठीक है, मैंने आपसे कुछ फैक्ट्स भी पूछे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स चाहिए, ऐसा नहीं कि वीडियो सुन के चल दिए। जो कमेंट बॉक्स में आंसर है वो बताने हैं। और साथ ही साथ आपको अगर नहीं पता, इनकेस अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, तो जाकर देखना है उसको। ठीक है, गूगल पे जाके उसको देखो, तसल्ली से पढ़ो, और फिर मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करो। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इतना। हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती हर व्यक्ति को, वो सीखने ही आए हैं, यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, हम लोग भी धीरे धीरे सीखते रहेंगे चीजों को। तो आप लोग भी सीखिए और उसको फिर एक बार देखिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया। ठीक है ना भाई? उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान, मैंने बताया था 2 पॉइंट याद रखने हैं इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। गुप्तेश्वर के बारे में आपको मैंने पूरा बताया, कौन सी नदी बहती है, कौन सा रीजन है, वो सब याद करना था। और कौन कौन सी साइट्स ऑलरेडी हैं वो याद करनी थी। मैंने आपको यूपी की भी साइट बताई थी, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बैप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बिल्कुल याद रख के जानी है, क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने
ये संगम डिजिटल ट्विन देखा, किसने स्टार्ट किया, कैसे है। उसके बाद हमने ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस देखी और ये कहाँ पे हुई है, पल्सेस की सारी इन्फॉर्मेशन ली। तो काफी सारी चीजें आपने सीखी। अगर आपने इस वीडियो से जो भी सीखा, आपको लगे कि आपने आज नया सीखा है, ठीक है, तो आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।